हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के लिए मेरे दोस्त क्लास 11th के लिए जैक बोर्ड द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि सारा कुछ सिलेबस चल रहा है। 11th का इंग्लिश इकोनॉमिक्स, क्लास 12 का इंग्लिश इकोनॉमिक्स, सारा चैप्टर डील हो रहा है यहाँ पर। और स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो बुक है क्लास 11th में। जो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स मैंने स्टार्ट किया उसमें चैप्टर 1 डील किया था, जो कि स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो चैप्टर 1 क्या बोलते हैं उसका नाम ही है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर उसका दिए थे स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का। और चैप्टर नंबर 2 है आपका यूनिट 2 का। देखिए यूनिट 1 में जैसे यूनिट वाइज चैप्टर बांटा हुआ है क्लास 11th में, तो यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन चैप्टर देखें स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो बुक था। यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आपका जैसे कि यूनिट 1 में चैप्टर 1 हो गया तो यूनिट 2 में चैप्टर 2 चलेंगे, चैप्टर 3 चैप्टर 4, और चैप्टर 1 आपका यूनिट 1 में था। तो यूनिट 2 में चैप्टर 2 कहने का मतलब कि यूनिट 2 का या चैप्टर 1 होगा। तो चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4, तो इसमें 3 चैप्टर है। ठीक, पहला कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक एक करके तीनों को देखेंगे। आज कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 2 है, बुक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th के लिए, और यूनिट 2 है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो बोलिएगा भैया चैप्टर 2 कहाँ है, तो चैप्टर 2 इसलिए चैप्टर 1 मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर को डील कर दिया हूँ। देखिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग टर्म 1 के लिए सारा कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपकी, ताकि नया स्टूडेंट होंगे आप समझ जाइएगा कैसे क्या क्या चैनल पर हो रहा है। इकोनॉमिक्स इंग्लिश का भी 1 यूनिट कंप्लीट है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, टाइमिंग थोड़ा सा बैक कहाँ चला गया। चलिए ठीक है, 1-1.5 मिनट टाइम वेस्ट हुआ है। स्टार्ट करते बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा भी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा फिक्स है कि एग्जामिनेशन में रहते हैं। इस बार तो ऑब्जेक्टिव है, तो इंटरनल क्वेश्चन रहेंगे, तो सारा कुछ पढ़ के जाना होगा। देखिए जैक बोर्ड इकोनॉमिक्स वही चल रहा है क्लास 11th के लिए टर्म 1 के लिए। ठीक है, तो टर्म 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, तो चैप्टर इंड होते हैं उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। तो इस बार सोच रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यूनिट 2 में जो 3 चैप्टर हैं तीनों चैप्टर पढ़ा दे, उसके बाद MCQ दे। ऐसे तो इंट्रोडक्शन चैप्टर का MCQ दे दिया हूँ, हर चैप्टर वाइज MCQ देता हूँ। इस बार सोच रहा हूँ यूनिट वाइज ही दे देता तो काफ़ी अच्छा रहता। वैसे भी सिलेबस नहीं आया, टर्म 1 टर्म 2 सिलेबस नहीं आया, लेकिन पिछले वर्ष के अनुसार प्रीवियस ईयर का सिलेबस मैंने डाल दिया चैनल पर। क्लास 12 का, क्लास 11th का नहीं डाला था, लेकिन क्लास 11th में जो प्रीवियस ईयर में टर्म 1 में दिए थे मेरे दोस्त, मैं उसी का डील करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये सब चैप्टर टर्म 1 में थे, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचेगा। इंग्लिश भी है, इकोनॉमिक्स भी है, क्लास 11th भी है, क्लास 12 भी है। क्लास 11th का तो 3 दिन क्लास चलता है ना, और 3 दिन क्लास 12 का, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो बोलिए कि भैया अभी 11th में ज़्यादा चैप्टर है। 11th का आप सिलेबस देखे होंगे, सिलेबस भी देखिए चैनल पर डाला हुआ है, तो समझ में आ जाएगा कितना चैप्टर 11th में पढ़ना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हट जाता ना, थोड़ा इसको हम सोच रहे हैं कि इसको, हाँ चलिए हट गया। तो स्टार्ट करते हैं कि कलेक्शन डाटा होता क्या। देखिए स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है ना, स्टैटिक्स करने का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स में प्रेजेंटेशन। तो किसको प्रेजेंट करेंगे, कोई भी डाटा, कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट को, न्यूमेरिकल फैक्ट्स या फिगर। तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स केवल नंबर के रूप में नहीं होना चाहिए, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। केवल नंबर आपको कोई दे दिया तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपका स्टैटिक्स का पार्ट नहीं होगा। और वह स्टैटिक्स हमेशा होल इंडिविजुअल का स्टडी नहीं करता है, एज ए होल संपूर्ण स्टडी करता है। तो उसमें हमको डाटा की आवश्यकता होती है, विदाउट डाटा आप कुछ भी स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो डाटा क्या होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, रॉ डाटा होते हैं, वेरीफाइड डाटा, अनवेरीफाइड डाटा। तो डाटा करने मतलब नंबर ही होता है, लेकिन वैसा नंबर जो कि कोई इन्फॉर्मेशन जहाँ से गेन होता है हमको। तो डाटा के डिफिनेशन में क्या बोलता है, जैसे चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा, तो कोई भी नंबर या फिगर को कलेक्ट कहीं से करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी में गए, कंपनी में आपको सर्वे करना है कि इस वर्ष कितना का इनकम हुआ, कितना का एक्सपेंडिचर हुआ, या कितना लेबर आए, कितना लेबर गए। तो जो नंबर हम लोग कलेक्ट करके लाएंगे ना वहाँ से, तो उसी का जो होता है ना कि कलेक्शन ऑफ डाटा, कितने वहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, कितने लेबर वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं ना, तो वही जो नंबर आएगा तो वही डाटा हो गया। तो डाटा को कैसे कलेक्ट करेंगे ना, क्या क्या मेथड हो, कैसे जाकर वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो कोई भी डाटा को इन्फॉर्मेशन लेने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे टेक्निक होते हैं। तो इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि क्या क्या टेक्निक है डाटा को कलेक्शन करने के लिए। ठीक है, डाटा क्या होता है, डाटा कोई भी नंबर या फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, और कलेक्शन करने का मेथड है जिससे कि हम लोग डाटा को लेकर आते हैं। तो थोड़ा सा बुक का लाइन, जो बुक का डिफिनेशन उसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, हमेशा कट जा रहा है ना, रुकिए थोड़ा सा 1 सेकंड। नहीं ठीक है, वैसा ही रहेगा। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं क्या बोलता है कलेक्शन ऑफ डाटा। 1 सेकेंड,
बोल रहा है कि डाटा इज कलेक्शन क्या है, फैक्ट्स एंड मेजरमेंट। कोई भी फैक्ट्स होते हैं, कोई भी तथ्य होते हैं, या कोई भी मेजरमेंट करना, मतलब कहीं से कोई मैं मापता हूँ, कोई वेट हो गया, कोई केजी हो गया, या कोई नंबर, मतलब मापने का, मेजर करने का बहुत सारे टेक्निक होते हैं ना। तो किसी से कहीं से कोई मेजर करो, कोई नंबर हम लाते हैं, या कोई हमारे पास फैक्ट्स या फिगर होते हैं, तो वही को क्या बोलते हैं ना कि कलेक्शन ऑफ डाटा है। ठीक है, तो डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड मेजरमेंट। फैक्ट्स एंड मेजरमेंट का कलेक्शन होता है। तो क्या होता है, डाटा इज ए टूल विच हेल्प इन रीचिंग ए साउंड ऑफ कंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन देयरफॉर। कि डाटा एक टूल्स है, टूल्स करने वाला मेथड है। ठीक, तो वैसा मेथड डाटा इज ए टूल्स विच हेल्प्स इन, मतलब एक टूल है, एक मेथड है। डाटा क्या है, टूल्स करने का मतलब औजार होता है। औजार करने का मतलब जिसका कहीं यूज कर पाते हैं। तो डाटा कहीं कभी यूज करते हैं तो ये भी एक टूल है, एक हथियार के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो वही एक टूल है। हेल्प किसमें मदद करता है, इन रीचिंग ए साउंड कंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन देयरफॉर। कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो कोई साउंड के पास रीच करते हैं। कोई साउंड का रीच करने का मतलब ना, कोई भाषण देते, कोई बात को मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने साउंड को व्यक्तित कर रहा हूँ कि यहाँ पर इतना का लॉस हुआ, यहाँ पर इतना का गेन हुआ, यहाँ पर इतना लेबर आए, इस फैक्ट्री में इतना का लॉस हुआ। तो जो मेरा साउंड है, जो मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, को व्यक्त कर रहा हूँ ना, तो उसी को प्रोवाइड किसके मदद से होते हैं, डाटा की मदद से होते हैं। तो यहाँ पर रीचिंग ए साउंड करना मतलब कि किसी का कंक्लूजन पे पहुँच, देखिए रीचिंग ए साउंड कंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन देयरफॉर। कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो उसी के कंक्लूजन पे मैं अपना साउंड व्यक्त करता हूँ, यानी कि अपना भाषण, अपना जो भी हमको कहना है, बोलना है, तो उसी के अनुसार, उसी के हेल्प से, डाटा के हेल्प से मैं बोलता हूँ। तो डाटा एक टूल है जो कि मदद करता है कोई भी इन्फॉर्मेशन को हमको बोलने में या व्यक्त करने में। ठीक है ना, साउंड का मतलब समझ गए होंगे। चलिए आगे देखें। फॉर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, मान लो कोई नंबर का इन्वेस्टिगेशन करना है स्टैटिक्स में, तो कलेक्शन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट मैंने सबसे आगे, और फर्स्ट मैंने प्रथम, मैंने सबसे उच्च रूप में इसी को देखा जाता है, और सबसे आगे फर्स्ट में। मतलब फॉरमोस्ट कहने का मतलब समझ, देखिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट दोनों एक है, लेकिन फर्स्ट मैंने स्टार्टिंग और फॉरमोस्ट मैंने सबसे जो प्राथमिक जिसको दिया जाता है, प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी देने में आपको हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या बोलता है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा को ही देखा जाता है। क्योंकि एक सेकंड रुक जाइए, इसका मैं एक्यूरेट हिंदी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। देखिए फॉरमोस्ट करने का मतलब कि जो सबसे मेन है, सबसे मेन या सबसे महत्वपूर्ण, तो पहला में सबसे मेन में इसी को लिया जाता है, किसको, कलेक्शन ऑफ डाटा का, किसमें, और स्टैटिकल। तो वही बोले कि सबसे पहले सबसे आगे इसी का यूज किया जाता है, किसमें, फॉर द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। कोई भी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन पहले डाटा को कलेक्ट करें, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना होगा, प्रेजेंटेशन का या फिर प्रेजेंटेशन करिए, एनालिसिस करिए, जो भी करेगा। तो पहला काम तो ये होता है कि डाटा को कलेक्ट किया जाए, उसके बाद कोई भी काम होता है। तो बात को सभी कुछ समझ गए होंगे कि डाटा किसको बोलते हैं। डाटा एक टूल्स है जो कि मदद करता है हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन को गेन करने में, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन को बताने में। कैसे, बाय द इन्वेस्टिगेशन, या हम जाके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं। देयरफॉर करने का मतलब ना कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, वहाँ जाकर कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वैसे कंक्लूजन में पहुँचते हैं जिससे मैं कोई अपना साउंड व्यक्तित कर सकता हूँ, या मैं कुछ भाषण दे सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ, कुछ व्यक्त, जो भी कहिए। तो डाटा हम लोग उसी का, जो भी नंबर आपके सामने आंसर में रिजल्ट में जो दे रहा हूँ ना, तो वही आपका डाटा हो गया। ठीक है, कोई भी नंबर जब दे रहा हूँ तब। तो यही आपका बुक का लैंग्वेज हो गया। ऐसा बुक का लैंग्वेज नहीं, सिंपल लैंग्वेज यही है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से लेते हैं अगर नंबर के रूप में, तो उसी को डाटा बोलते हैं। ठीक है, बात को समझ गए। और कोई भी अगर स्टैटिकल टूल का इन्वेस्टिगेशन करें ना, तो उसमें कलेक्शन ऑफ डाटा को सबसे पहले लिया जाता है, सबसे पहले माना जाता है। ठीक है, डिफिनेशन में बहुत सारा टाइम दे दिए। अब डिफिनेशन से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते कि क्या कहना सोर्स ऑफ डाटा, डाटा कहाँ से हम लाते हैं। ठीक है, डाटा लाने का बुक का लैंग्वेज याद मत करिएगा, डिफिनेशन तो ऐसे याद भी करना भी नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन आते नहीं हो, इस बार तो और नहीं आएंगे। ये सब कलेक्शन ऑफ डाटा को डिफाइन करिए, सब नहीं आते हैं। मेथड आते हैं, पूछेंगे सैम्पलिंग मेथड क्या होते हैं, नॉन सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, मेथड पूछता है ना। ठीक है, सैम्पल सर्वे क्या होता है, तो इस आगे का डिफिनेशन नहीं पूछता है कभी, और इस बार तो ऑब्जेक्टिव है तो और नहीं पूछेगा। ठीक है, तो याद करने का आवश्यकता है नहीं, बस केवल समझ लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, या न्यूमेरिकल फैक्ट इज कॉल्ड डाटा, एक लाइन में याद कर सकते हैं डिफिनेशन में, तो न्यूमेरिकल फैक्ट को डाटा बोलते हैं। ठीक है, कोई नया चीज़ इसमें नहीं है। देखिए सोर्स, कहाँ से डाटा हम लोग लेते हैं, क्या क्या डाटा का सोर्स होते हैं। तो पहला होता है प्राइमरी सोर्स, ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स, तीसरा होता है पब्लिश्ड, चौथा होता है अनपब्लिश्ड। अब चारों को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि प्राइमरी सोर्स कहाँ से होते, क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, एंड पब्लिश्ड सोर्सेज क्या क्या होते हैं, और अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो पहला प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी नाम से स्पष्ट है। प्राइमरी में क्या होता है, सबसे फर्स्ट, जिसका हम लोग वेटेज सबसे आगे देते हैं, जो सबसे मेन में आता है, तो उसको प्राइमरी डाटा, प्रमुख डाटा, ओरिजिनल डाटा, तो ही प्राइमरी डाटा तो सबसे पहले मेरे पास आता है। तो डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में सबसे पहले जो कलेक्ट किया जाता है, मान ली मैं, हमको कहीं भेजा गया कि आप जाइए वहाँ से डाटा कलेक्ट करके लाइए, तो जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में सबसे पहले जो कलेक्ट हो जाएगा, तो कलेक्ट हम जाकर वहाँ खुद पे किया तो प्राइमरी डाटा हुआ।
किसी से लिए नहीं, मैंने खुद वहाँ पर जाके उस डाटा को एडप्ट किया तो वही प्राइमरी डाटा हो गया। ठीक, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मेट। ओरिजिनल होता है क्योंकि वहाँ से जाकर खुद लिया जा रहा है ना। क्या बोला कि डाटा ये ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर जांच कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में सबसे जो ओरिजिनली कलेक्ट, जो जाकर रियल में जो कलेक्ट किया जाता है तो उसी को बोलते हैं प्राइमरी डाटा। यह एक ओरिजिनल डाटा होता है एंड विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और सबसे पहला उसी डाटा को कलेक्ट किया जाता है, सबसे पहला जो डाटा कलेक्शन में आता है उसी को बोलते हैं प्राइमरी डाटा। एंड इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है जस्ट जाकर वहीं पे मैं उस डाटा को कलेक्ट करके ला रहा हूँ, तो यह एक ओरिजिनल डाटा होता है। इसे और क्या कहा जाता है, डायरेक्टली सोर्स ऑफ ओरिजिन से इसको लिया जाता है। तो प्राइमरी डाटा समझ गए, जिसको मेन डाटा भी बोलते हैं, ओरिजिनल डाटा होता है। और सबसे पहले सबसे जो ओरिजिनल डाटा कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन के रूप में, तो प्राइमरी डाटा को ही देखा जाता है या माना जाता है। ठीक, सबसे मेन डाटा यही होता है। ओरिजिनल मेन होगा नहीं, क्योंकि मैं किसी से लिया एक सेकेंडरी होता है, आगे देखिए बताएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के क्या क्या मेथड है, कैसे हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी डाटा जो ओरिजिनल डाटा जो होता है, जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में आता है, उसको कैसे कैसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला देखिए, देयर आर 3 बेसिक वे ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा। बहुत सारे लेकिन मेन 3 होते हैं। ठीक, पहला देखिए हम बहुत सारे दिए हैं लेकिन मेन 3 को मानता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को लीजिएगा, बाकी तो बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला क्या बोला है कि पर्सनल इंटरव्यू और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। खुद जाके मैं कंपनी या किसी से जहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना है मैं खुद बात करूँ, पर्सनल इंटरव्यू लूँ, ये उसी को बोला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और दूसरा होता है मेलिंग मेथड, जिसमें क्वेश्चनायर भी टॉपिक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज क्वेश्चनायर, व्हाट इज मीन बाय क्वेश्चनायर, व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर क्या है स्ट्रक्चरिंग ऑफ क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर को स्ट्रक्चर करने में क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया होता है, क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं ना। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चनायर आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे क्या क्या होते हैं। तो मेलिंग मेथड मेल होता है, उसमें क्वेश्चनायर में एक लिस्ट रहता है, लिस्ट में सब कुछ नाम पता डेट एज सब लिख के क्वेश्चन अपना लिख के उसको मेलिंग कर दीजिए, मेल कर दीजिए, अपना आंसर उसमें दे देगा। तो आगे पढ़ेंगे क्या होता है टेलीफोन इंटरव्यू, फ़ोन से करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट वर्बल करने का मतलब वर्बल मतलब मौखिक होता है, तो जाके मैं खुद बात करूँ अपना डायरेक्ट। अच्छा, पर्सनल इंटरव्यू और क्या बोलते हैं यहाँ पे वर्बल इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में किसी और से जाकर मैं बात करता हूँ, किसी और के बारे में किसी और से, तो इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, आसपास के जो भी लोकल आदमी होते हैं ना उन लोग से जाकर इन्फॉर्मेशन लेना। या इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड मतलब कोई हम अपने एम्प्लॉयमेंट जो मेरे अंदर काम कर रहा है उसको भेज के, कोई आदमी या कोई भी पर्सन है उसको मैं भेज के वहाँ से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता हूँ ना, तो होता है इन्यूमरेटर मेथड। कोई व्यक्ति या कोई आदमी को भेज के इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है। ये सब कुछ कुछ मेथड है जो कि इन्फॉर्मेशन गेन करने में डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जो कि मेन डाटा होता है प्राइमरी डाटा, ये डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन, जो मेन ओरिजिनल डाटा होता है, तो इसका ये सब मेथड हो गए। अब देखते हैं सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं। सेकेंडरी डाटा इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डाटा बाय द सम एजेंसी विच ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा एंड प्रोसेस्ड। जो डाटा पहले से प्रोसेस्ड है, पूरा प्रोसेस उसका संपन्न है और पहले से कलेक्टेड है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। मैंने जाकर लिया नहीं, वो पहले से डाटा कहीं पे फिक्स रखा हुआ है, वहाँ से जाकर मैंने इकट्ठा किया। तो इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डाटा बाय ए सम एजेंसी, कुछ एजेंसी द्वारा कलेक्ट किया जाता है। मान ली सब चीज़ में अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर वाले कहीं से एजेंसी लेते, मतलब जाकर न्यूज़ रिपोर्टर में प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं। कोई पुराना 10 साल कोई कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, उस कंपनी में गए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाकर डायरेक्ट ले ली, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रखा हुआ छपा हुआ है। मैं हम लोग का रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है कि 2015 का रिजल्ट क्या होगा क्लास 12 का, तो रिजल्ट तो जाकर क्या बोलते हैं इसका जैक का वेबसाइट से आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर डाटा रखा हुआ है, यानी कि वो पहले से उसका प्रोसेस्ड है, यानी कि प्रोसेस उसका कंप्लीट हो चुका है। तो वैसे डाटा जो कहीं पर रखा हुआ है उसको डायरेक्ट मैं जाकर वहाँ से कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, या इसको सेकेंड हैंड डाटा भी बोल सकते हैं। द डाटा थस कलेक्टेड इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो वैसे डाटा जो कि कहीं से जाके रखा हुआ है, कोई एजेंसी या कोई कंपनी वाले उसको कलेक्ट करवाते हैं किसी और से, किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, बात को समझ गया। यह ओरिजिनल डाटा नहीं होता है। बहुत एक भी टॉपिक आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो आगे इसमें देखेंगे क्या क्या होते हैं। अब देखिए आगे का मिल चुका है, बस जस्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है डिफरेंस। पहले देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। देखना है इसमें मेन पॉइंट कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट होता है, कौन ज़्यादा ओरिजिनल होता है, कौन ज़्यादा कॉस्ट जिसमें लगता है, कौन नीड ऑफ मॉडिफिकेशन में किसका ज़्यादा आवश्यकता होता है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे ना तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं डिफरेंस एक एक करके देखना स्टार्ट करता हूँ। पहला फर्स्ट में क्या है, बेसिस ऑफ कंपैरिजन, किस आधार पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो पहले मीनिंग देखेंगे, उसके बाद आगे देखना होगा जो आएगा उसके बारे में। ठीक है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी मीनिंग देखिए। प्राइमरी डाटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डाटा गेदर बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ।
जो रिसर्चर और जांच करने वाला होता है तो वह जाकर खुद इकट्ठा करता है। या प्राइमरी यानी फर्स्ट हैंड डाटा, यानी कि सबसे पहले अपने हाथ में वही डाटा को लेता है तो उसको फर्स्ट हैंड डाटा बोलते हैं। एंड सेकेंडरी डाटा मीन्स द डाटा कलेक्टेड बाय द समवन एल्स अर्लियर, यानी कि किसी आदमी से पहले ही डाटा कलेक्ट कर लिया गया है तो उसी को सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। तो डाटा पहले ही कलेक्ट कर लिया गया था किसी और के मदद से। ठीक है, एक सेकेंड इसको ऊपर भेजिए। चलिए आगे देखिए, डाटा क्या होते हैं, ये रियल टाइम डाटा होते हैं या पास्ट टाइम डाटा होते हैं। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक, प्रोसेस तो वेरी इसमें क्या है, इन्वॉल्व क्विक एंड ईजी। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोसेस इसमें लंबा होता है क्योंकि प्राइमरी है, हमको जाना पड़ेगा वहाँ से बात करना पड़ेगा, बात करके इकट्ठा करना पड़ेगा। ये जो क्विक एंड ईजी, इसका प्रोसेस बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही आसान होता है क्योंकि गए वहाँ पे पब्लिश किया हुआ है, रखा हुआ, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आ गए। ठीक है, तो दिक्कत तो इसमें था सा। चलिए सोर्स, तो सर्वे, इसमें सर्वे किया जाता है, सर्वे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन आयर से, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह से इसमें जाके हम ले सकते हैं। और इसमें क्या, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, वेबसाइट, बुक, जर्नल, आर्टिकल, इंटरनल रिकॉर्ड्स, कहीं पर रिकॉर्ड है, बुक में छपा हुआ, वेबसाइट पे है, तो ये हो गया सेकेंडरी का सोर्स, ये हो गया प्राइमरी का सोर्स। ठीक है, आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस, कौन ज़्यादा मतलब किसे पैसा ज़्यादा लेंगे, किस में कम लेंगे, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है प्राइमरी, क्योंकि इसमें टाइम भी लेंगे, पैसा भी लेंगे, ज़्यादा हमको जाना होगा, मेहनत लगेगा। इकोनॉमिकल होता है, इसमें पैसा कम लेंगे, आर्थिक है, क्योंकि पैसा क्या लगना है, इसमें तो इकट्ठा है तो जाकर वहाँ से ले लेना है। ठीक, कलेक्शन डाटा में इसमें लॉन्ग टाइम लगता है, इसमें शॉर्ट टाइम लगता है, इसमें कलेक्शन में टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लेंगे। स्पेसिफिक में देखते हैं, एलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर नीड्स, जो रिसर्चर है तो उसके लिए खास हो जाता है, क्योंकि हमको ओरिजिनल चाहिए, हमको डुप्लीकेट चाहिए नहीं, तो रिसर्चर के लिए खास हो जाता है। एंड मे नोट बी स्पेसिफिक, एक सेकेंड, मे नोट बी स्पेसिफिक टू द रिसर्चर नीड, इसमें स्पेसिफिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो सेकेंडरी में नहीं, लेकिन प्राइमरी क्या होते हैं, इसमें कुछ खास स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, एक्यूरेसी एंड क्या, रिएबिलिटी, कौन ज़्यादा शुद्ध है, किसमें ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, तो एक्यूरेट तो ज़्यादा प्राइमरी होते हैं, इसमें ज़्यादा हमको विश्वास करेंगे। ये रिलेटिवली लेस होते हैं, सेकेंडरी है तो अच्छा है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा उतना विश्वास करने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, किसी और से लिया हुआ डाटा रहता है ना, तो इसमें उतना विश्वास नहीं कर सकते हैं, और लेकिन प्राइमरी डाटा एक्यूरेट होते हैं, इसमें हम लोग पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, कहाँ कहाँ से आता है सेकेंडरी डाटा। देखिए क्या क्या सोर्स है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कोई भी सरकार हर साल पब्लिकेशन करते हैं उसके कंपनी के बारे में, उसको लॉस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, या कोई भी स्कीम है। मान ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल का क्या प्रोग्रेस हुआ, कितने मरीज आ रहे हैं, कितने मर रहे, कितने उस पर डॉक्टर आए, कितने नर्स हैं, कितने क्या है, कितने बेड है, कितनी दवा का कमी है, नहीं, जो भी होता है पब्लिकेशन, तो सब गवर्नमेंट के पास पब्लिश रहता है, तो वहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कुछ सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन कहने का मतलब है, देखिए कोई तो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पर डाटा रखा हुआ जाकर आप ले सकते हैं। ठीक, सेकंड होता है सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वैसे वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन सहयोग रहता है एंड कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल का सहयोग रहते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो इसमें आप क्या बोलते हैं, कुछ स्कूल होते हैं या कुछ कॉलेज होते हैं जहाँ पे सिस्टम जो नियम है ना, तो कुछ रहता है सब अफिलिएटेड सरकारी गवर्नमेंट। जैसे कि झारखंड में बात करते हैं इंटर साइंस कॉलेज है, तो इंटर साइंस कॉलेज के जो सरकारी है जैक बोर्ड से, लेकिन वहाँ पे सारा सिस्टम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सारे टीचर क्या है प्राइवेट है, जो पैसा खर्च करना है क्या नहीं करना, तो सारा कुछ सिस्टम उसका रूल रेगुलेशन अपना है, प्राइवेट है। लेकिन एग्जामिनेशन करवाने हैं, रिजल्ट देने हैं, तो सारे जैक बोर्ड्स होते हैं, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर काम कर रहे हैं। या कोई भी स्कॉलरशिप है तो सरकार वहाँ पे देती है, तो वैसे वैसे कुछ होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी काम करती है, साथ साथ कॉलेज स्कूल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, रखा हुआ तो सेकेंडरी होगा। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशन कमेटी समुदाय वगैरह पे कुछ रिपोर्ट छपे हैं तो उसके बारे में वहाँ से ले सकते हैं। प्राइवेट पब्लिकेशन जो न्यूज़पेपर वगैरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पब्लिक ट्रेड एसोसिएशन, व्यापार वगैरह कहाँ नहीं है छपा हुआ क्या क्या, तो उसके बारे में ले सकते हैं। एंड क्या इंटरनेशनल पब्लिकेशन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशन है तो वहाँ से भी आप न्यूज़ ले सकते हैं। मैंने कहीं पे न्यूज़ रखा हुआ है, छपा हुआ है, किसी साल का रिकॉर्ड है, तो उसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं जहाँ से ना, तो होता है सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन या फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा अनपब्लिश डाटा और पब्लिश डाटा। देखिए कुछ डाटा को पब्लिश किया जाता है और कुछ डाटा अनपब्लिश रहते हैं। सोचते कि नहीं मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा, मैं लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ, मैं रिसर्च किया मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, तो कुछ पब्लिश होते हैं, जो आवश्यकता होती है पब्लिश कर दिया जाता है, और कुछ की आवश्यकता नहीं है तो अपने पास रखा जाता है, तो उसको अनपब्लिश्ड किया जाता है, अनपब्लिश डाटा उसको बोलते हैं। तो क्या क्या होते हैं इनका सोर्स, कहाँ से आते हैं पब्लिश, कहाँ से आते हैं अनपब्लिश। देखिए अनपब्लिश का क्या बोल रहा है,
स्टैटिकल डाटा नीड नॉट बी ऑलवेज क्या है, ऑलवेज बी पब्लिश्ड। वैसा स्टैटिकल डाटा सारा इसमें स्टैटिकल डाटा होंगे, या न्यूमेरिकल डाटा या फिर नंबर से जो रिलेशन होता है उसी को स्टैटिकल, तो सब वही होंगे इसमें, इसका कोई आवश्यकता नहीं तो पब्लिश करने के लिए। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ अनपब्लिश्ड स्टैटिकल मटेरियल सच है रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द प्राइवेट फार्म। कुछ प्राइवेट फार्म होते हैं अपने जो नहीं चाहते कि मैं अपने कोई भी डाटा को पब्लिश करूं, ठीक है, या कोई बिजनेस आदमी बिजनेस में नहीं दिखाना चाहते कि मेरा क्या हो रहा है लॉस, क्या नहीं हो रहा लॉस, ठीक है। और स्कॉलर विद्वान लोग होते हैं, रिसर्च वर्कर ETC, दे मे नॉट लाइक टू रिलीज देयर डाटा टू एनी आउटसाइड एजेंसी। वे ऐसा नहीं चाहते हैं कि मैं अपने डाटा को किसी और एजेंसी को बताऊं या दिखाना चाहता हूं, तो वो अनपब्लिश डाटा होते हैं अपने पास रखे रहते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अदर सोर्स, कुछ वेबसाइट से भी डाटा आते हैं सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो सेकेंडरी डाटा का सोर्स है अनपब्लिश्ड सोर्स, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर अदर सोर्स यानी कि वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। कोई मान लो कोरोना में कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे, तो इसका मान लो डाटा लेना है तो वेबसाइट पर जाइए, गूगल पे सर्च करिएगा तो पता चल जाएगा कि 2019 में कितने मरे, 2020 में कितने मरे, तो यह सब तो रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो ये सब तो सेकेंडरी डाटा होगा, ठीक है ना। तो इसका आप अदर सोर्स में वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड फील्ड ड्राफ्टिंग ए क्वेश्चनायर। देखिए क्वेश्चनायर जब लेते हैं, क्वेश्चनायर जब प्राइमरी डाटा हमको कलेक्ट करना होता है तो उसमें क्वेश्चनायर मेथड आया था, उसमें देखे थे। तो क्वेश्चनायर क्या होते हैं, ठीक, तो क्वेश्चनायर इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना है, क्या क्या जब ड्राफ्टिंग करेंगे बनाएंगे क्या क्वेश्चनायर करने का मतलब यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एक सेकेंड ना, चलिए ठीक है। क्या क्या पॉइंट है जो माइंड में रखना होगा हमको क्वेश्चनायर बनाने में। क्वेश्चनायर क्या होता है ना कि पेपर पे नाम लिख दिए, उसका रिकॉर्ड सब कुछ, वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना है तो सब कुछ लिख दिए और उसको मेल कर दिए कि आप इसमें हमको भर कर दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसमें देखिए, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, आप उसमें इंट्रोडक्शन दीजिए कि किस पे आप क्या बोलते हैं, किस पे आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या आपका उद्देश्य है जांच करने का, और उसका इंट्रोडक्शन बताइए कि आप किस लिए कर रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा रीजनेबल एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, उचित नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मत भर दीजिए, जितना आवश्यकता है उतना ही दीजिए ताकि आंसर देने वाला भी उससे उबे नहीं और आपका सारा आंसर दे दे, ना तो लगेगा बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए अब मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, ऐसे खाले ही भर के आपको रिटर्न करवा देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड रखना है, ठीक है। क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एंड क्लियर, क्वेश्चन छोटे होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मत दे दीजिए कि उसका समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्मॉल और क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली, तार्किक रूप से क्वेश्चन अरेंज होना चाहिए, सिस्टम रूप से सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज होना चाहिए क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो भी क्लियर होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य से क्या आपका इसमें काम है, किसके लिए ले रहे हैं, तो सारा इंस्ट्रक्शन उसमें क्लियर होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। प्रॉपर स्पेस ऑफ आंसर के लिए जितना क्वेश्चन का आंसर जो भी रिक्वायरमेंट है तो भी देना चाहिए। ऐसा ना क्वेश्चन 2 लाइन के और स्पेस मत दीजिएगा, क्वेश्चन है 10 लाइन का स्पेस दीजिएगा 2 लाइन, या क्वेश्चन है 2 लाइन का स्पेस दीजिएगा 10 लाइन के, तो ऐसा नहीं, प्रॉपर स्पेस उसमें रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन शुड बी रिलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन, मैंने जांच करने के लिए रिलेवेंट बने की सुविधा अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है, मतलब कि जिससे कि इन्वेस्टिगेशन करने में कोई आवश्यकता मतलब कोई परेशानी ना हो। आगे क्या बोल रहा है, पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइड, अब उससे आप पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिएगा, आपका जो भी आवश्यकता होते हैं वही उतना ही क्वेश्चन पूछिएगा, ऐसा मत पूछिएगा आपके कितने बाल बच्चे हैं, आपके घर में कितने क्या बोलते हैं जानवर है, कितने कुत्ते हैं, कितने क्या है, तो उसका पर्सनल जो भी कितने गाड़ी हैं, कितने आपके वाइफ है, कितने हस्बैंड हैं, तो डजेंट में तो आपका जो इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति से लेना है जिस रिगार्डिंग में आप चाहते हैं उतना ही इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, आवश्यकता से ज़्यादा लीजिएगा तो क्या बोलते हैं उसका मूड ऑफ होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा, फाड़ के क्वेश्चन आया फेंक देगा और रिटर्न नहीं करेगा, तो ऐसा मत करिएगा क्योंकि आप वहाँ पर जाकर एक्यूरेट नहीं ले रहे, आप एक मेलिंग मेथड से आप मेल कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन का लिस्ट भेज रहे हैं ना, तो उसका जो भी आवश्यकता है, जो भी रिक्वायरमेंट रियल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वही उसके पास भेजिएगा, आवश्यकता से ज़्यादा भेजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एवॉइड क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन, देखिए वैसा क्वेश्चन मत दीजिएगा जिसमें कैलकुलेशन होगा, पूछने लगेगा कि चलिए आपके घर में इतना इनकम हो रहा है तो उसका 10% बताइए कि 10% आप खर्च करते हैं, मान ली क्या बोलते हैं राशन में, 5% स्कूल के बच्चे के एजुकेशन में, तो कितना % अपने पैकेट में रखते हैं, तो कहेगा कि परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो तुरंत फाड़ेगा अपना क्वेश्चन आयर, अरे हमको दिमाग नहीं खाना है, तो वैसा मत भेजिएगा जिसमें कैलकुलेशन बेस्ड हो, सिंपल ही भेजिएगा। मान लिया आप कोई एरिया से ले रहे हैं, गांव से भी ले रहे हैं, सर मान ठीक है पढ़ा लिखा है तो कर देगा, लेकिन जिसका दिमाग इसमें नहीं चलता है, मैथमेटिक्स में उतना अच्छा नहीं है तो दिक्कत होगा ना, तो कैलकुलेशन बेस्ड अवॉइड करिएगा, वैसा क्वेश्चन नहीं दीजिएगा उसमें, ठीक है। क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं, एक ऐसे पूरा एकदम जो होता है ना क्रॉस इन्वेस्टिगेशन, वैसे मत करिएगा, सिंपल जो आपका क्वेश्चन है उतना ही पूछिएगा, ज़्यादा मत पूछिएगा। द क्वेश्चन शुड नॉट बी क्या है
एम्बिगियस क्या होता है, एक नया वर्ड आया, इसको थोड़ा सा देखने दीजिए क्या बोल रहा है। देखिए एम्बिगियस मैंने क्या हो, अस्पष्ट। देखिए आप लोग भी कहीं पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन फंस जाते हैं, वर्ड मीनिंग आया तो वहीं पे डिक्शनरी खोलिए और खट से देख लीजिए, सब याद हो जाते हैं और समझ में आ जाता है। तो एम्बिगियस मतलब अस्पष्ट, तो वैसा क्वेश्चन नहीं पूछना है जो कि अस्पष्ट हो, क्लियर क्वेश्चन पूछना है, ठीक। क्वेश्चन शुड नॉट बी डबल निगेटिव लाइक डोंट यू, मैंने वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जिसका दूसरा सेंस डबल नेगेटिव सेंस वाला है। मतलब एक क्वेश्चन का ऐसा नहीं लगे कि दूसरा आंसर पूछ रहा है, फिर एक्यूरेट मतलब पूछेगा, डोंट यू मतलब तुम्हारे जैसा नहीं, एक तरह से होता है ना, तो मैं उसे उब नहीं सके, उसका सिंपल क्वेश्चन रहना चाहिए। एंड द क्वेश्चन शुड नॉट बी इंडिकेटेड अल्टरनेटिव आंसर, अब ऐसा भी नहीं क्वेश्चन रहना चाहिए जिसका अलग अलग आंसर हो। एक क्वेश्चन का एक आंसर हो तो वही ठीक रहता है, ज़्यादा आंसर रहेगा तो कन्फ्यूजन में हो जाएगा, तो आंसर उसका नहीं देगा। तो यही सब थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्या क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा बस थोड़ा 2-4 पॉइंट को पढ़िएगा, याद हो जाएंगे, माइंड में रखना है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से देता है ना तो घुमा के इसी प्रकार देगा, तो घुमा के देगा तो थोड़ा सा हमको समझ के आंसर देना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 5 मिनट और पढ़ेंगे, 25 मिनट हो गया, 30 मिनट तक आधा घंटा पढ़ते हैं हम लोग, आधा घंटा पढ़ेंगे। यहाँ पे पायलट सर्वे खत्म करते हैं, उसके बाद मेथड ऑफ सैम्पलिंग आगे देखेंगे, जो भी आगे का बच चुका है ना, तो इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर से डील किया जाता है। एक और वीडियो 2 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। चलिए पायलट सर्वे भी टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, थोड़ा सा पायलट सर्वे क्या होता है देखिए समझ लीजिए। पायलट सर्वे एक संग से मतलब कि क्वेश्चनायर जो है ना, तो क्वेश्चनायर को रीटेस्टिंग यानी कि प्री टेस्टिंग यानी कि पहले टेस्ट किया जाता है कि क्वेश्चनायर सही है कि नहीं है। कुछ स्मॉल ग्रुप उसको सर्वे करवा के वेरीफाई कर लिया जाता है, क्योंकि मैं जहाँ भेज रहा हूँ ना तो वहाँ से रिटर्न आने पे मतलब कोई दिक्कत ना हो, कोई मुसीबत ना खड़ा हो जाए, इसीलिए पहले इसको टेस्ट कर लिया जाता है क्वेश्चनायर को कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में, तो वही होता है पायलट सर्वे। देखिए पायलट सर्वे क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। बिफोर सेंडिंग द क्वेश्चनायर, देखिए क्वेश्चनायर भेजने से पहले टू द इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेना तो क्वेश्चनायर भेजिएगा ना, तो उससे पहले क्या होता है, इट शुड बी प्री टेस्टेड, इसको पहले एकदम प्री शुड बी मैंने होना चाहिए टेस्ट, ठीक है, पहले टेस्ट होना चाहिए। एट द रिजल्ट ऑफ शॉर्ट कमिंग इफ एनी, यानी कोई भी शॉर्ट कमिंग आपका कोई रिजल्ट वैसा आता है तो कैन बी रिमूव्ड। कोई मान लीजिए शॉर्ट मतलब आप टेस्ट के लिए भेजे, कोई वहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन आया तो वहाँ आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक। सच प्री टेस्टिंग नेम पायलट सर्वे, इसी को पायलट सर्वे बोला जाता है। कि एक सेकंड, है द रिजल्ट ऑफ इट्स सर्वे शॉर्ट कमिंग इफ एनी कैन बी रिमूव, मतलब कोई भी गलत उसमें आता है ना तो उसको रिमूव कर सकते हैं, तो यही इसी को बोलता है पायलट सर्वे। यानी कि थोड़ा सा मैंने स्मॉल ग्रुप में पहले सर्वे कर लिया जाता है। ये पायलट सर्वे जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है ना पीटी, तो वही था प्रीलिमिनरी करने का मतलब थोड़ा सा पहले प्रीलिमिनरी है ना, वही में पहले सर्वे किया जाता है, यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन प्रायर टू द कंडक्टिंग ए सर्वे ऑन द लार्ज स्केल, यानी कि बड़े स्केल पे सर्वे करने से पहले ही थोड़ा सा मतलब छोटे स्मॉल ग्रुप इसको सर्वे कर लिया जाता है, ताकि कोई आगे चल कर हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। पायलट सर्वे टाइपिकली टेकन बाय द स्मॉल ग्रुप, क्या बोले कुछ स्मॉल ग्रुप में इसको किया जाता है, ठीक। एंड हेल्प डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ द फ्यूचर सर्वे विल आल्सो हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ एंड आउट ऑफ डिफिकल्टी बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेन सर्वे, मैंने मेन सर्वे एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक जो मेन सर्वे आप कर रहे हैं तो उससे पहले कोई भी आपको डिफिकल्टी ना हो, अब आपका क्या हो स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके आगे चल के, तो इसी के लिए पायलट सर्वे किया जाता है। कोई भी डिफिकल्टी ना हो, पहले सर्वे करके स्मॉल ग्रुप में स्मॉल पीपल में, और उसके बाद क्वेश्चनायर को लार्ज स्केल में लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में इसको भेजा जाता है। तो यही था मेथड ऑफ सैम्पलिंग वगैरह, हम लोग अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो इतना ही आप लोग आज पढ़िएगा। अभी थोड़ा सा मार्केट से आया हूँ तो मिजाज थोड़ा सा अच्छा से नहीं माइंड काम कर रहा है, थका हुआ लग रहा है मुझे, तो बोलने में दिक्कत हो रहा है और अच्छा से समझा भी नहीं पा रहे हैं। तो क्या बोले, सोचे कि वीडियो अपलोड कर रहा है तो किसी भी हाल में बनाना होगा वीडियो, तो है मेरे दोस्त कोई भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग इतना पढ़िए, अब आगे का लेक्चर अगले दिन से करेंगे। तो कुछ भी सीख पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेके आगे तक पढ़ते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।